वन मार्जिनल कॉस्टिंग थियरी बुक ओपन कर लो, कॉन्सेप्ट बुक। एक न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं आज। चलो आज एक न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिखो लिमिटिंग फैक्टर्स। लिखो लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कोई तो चीजों का कमी है, कोई तो चीजों का क्या है, कमी है। एक मिनट, हाँ सर किस चीजों का कमी है? जनरली दो होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है लेबर आवर्स। तो लिखो लेबर, या फिर ऐसा लिखो कंस्ट्रेन इन लेबर आवर्स। लिखो कंस्ट्रेन इन लेबर आवर्स। इसके अंडर में लिखो इट मीन्स कंपनी हैव लिमिटेड labor hours. It means company have limited labor hours. Constrain in raw material. It means, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ क्या है ये सब। कंपनी हैव लिमिटेड raw material. Company have limited raw material. Company have limited raw material. Done. Company have limited raw material. कंस्ट्रेन इन लेबर आर, कंस्ट्रेन इन रॉ मटेरियल। सुन लो, मतलब कंपनी के पास है ना लेबर आर्स है ना लिमिटेड है, उस लिमिटेड लेबर आर्स में वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, वो उनको बताना होता है। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखना नहीं है, ये देखते जाओ। एग्जांपल एग्जांपल वर्कर ए है और वर्कर बी है। इन दोनों को ना मैंने काम दिया है, इन दोनों को मैंने ना काम दिया है। अब मेरे पास जो ए का आर्स है ना, आर्स, जो ए का आर्स, वो बोलता है कि मैं आपके पास है ना एग्जाम्पल 2000 आवर्स काम करूंगा एक प्रोडक्ट के लिए। छोटा ले लेता हूँ नंबर, 5 आवर्स काम करूंगा। और वर्कर बी बोलता है कि मैं आपके पास काम करूंगा से एग्जाम्पल 7 आवर्स। 7 आवर्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। मैं गुड्स बेचने वाला हूँ 20 रुपीज़ में, और यहाँ पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया से एग्जाम्पल 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 चलो 10 ले लेता हूँ मैं। 10 ले लिया तो ये 10 बचा, 10 ले लिया तो ये 10 बचा। और ये भी ले लेता हूँ मैं 9.5।
तो 20 माइनस 9.5, तो ये कितना आ गया 10.5। ये मिल गया हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताओ कौन सा वाला बेटर है, फर्स्ट की सेकेंड? बी। लेकिन जब आर्स को भी आप ध्यान में रखोगे ना, आर्स मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्कर को मैं सिलेक्ट करूं, कौन से वर्कर को सिलेक्ट करूं। तो ये 10 रुपया मुझे कमा के दे रहा है, बट ये कितने आर्स में कमा के दे रहा है 10 रुपया? 5 आवर्स में। और ये वाला, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर आर, ये इसका 2 रुपया है और इसका 1.5 पर आर है। जब मुझे लेबर डिसाइड करना होता है ना कि कौन सा लेबर बेटर, तो जो मुझे ज्यादा कमा के दे रहा है ना वो बेटर, जो मुझे ज्यादा कमा के देगा ना वो बेटर। सो अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर वर्कर ए इज बेटर, बेटर देन वर्कर बी। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? इसका मतलब जब भी मेरे पास लेबर आर्स लिमिटेड होगा ना, तो मुझे अगर डिसाइड करना है ना कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं या कौन से वर्कर को सिलेक्ट करूं, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आर। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा, सर इसका यूसेज कैसा होने वाला है मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा ना, सो मुझे डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो नॉर्मली आ जाएगा, बस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केजीज करना है। तो क्या मिल जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो लिखो इसके बाद, ये लिखने का जरूरत नहीं आपको, ये लिखो अगर हमारे पास लिमिटेड लेबर आर्स है, सो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको क्या, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स। और ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स कैसा मिलेगा मालूम है? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। क्या ये एकदम ही क्लियर है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय number of kgs number of kgs number of kgs। डन? यहां तक समझ आ गया? चलो एक एग्जांपल लिखो यहां पर, सुन लो। कुछ कुछ चीजें ना आपको एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें। सबसे पहले लिखो, आपको बोला है 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड requires 2 kg of raw material, 2 kg of raw material। क्या ये जो मैं लिखा रहा हूं ना ये बेसिक्स है। कैलकुलेट कॉस्ट per unit of FG if
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 10 पर केजी। बताओ कितना हो जाएगा ये? इट विल बी 20। अब समझो अच्छे से कैसे 20 सर। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये एक फिनिश गुड्स है। इस फिनिश गुड्स के लिए ना 2 रॉ मटेरियल लग रहा है। इमेजिन करो 2। सवाल क्या पूछा मालूम है? एक फिनिश गुड्स बनाने के पीछे कितना रॉ मटेरियल का खर्चा होता है। मैंने बोला 2 रॉ मटेरियल लग रहा है और एक रॉ मटेरियल कितने का मिल रहा है? 10 रुपीज 10 रुपीज। तो 20 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है एक फिनिश गुड्स के पीछे। तो आंसर शुड बी 20। क्या ये क्लियर है? ओके तो लिखो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू ₹10 पर के जी इंटू 2 kg इज इक्वल्स टू ₹20 पर यूनिट। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? पर केजी पर यूनिट ये कैसा चल रहा है? समझ पा रहे हो? क्लियर एकदम? अच्छा सुनो, अगर यहां पर आपको पॉइंट में आया तो कोई टेंशन है क्या? पॉइंट में इसका मतलब क्या मालूम है? एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको 1.5 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो क्या बोलोगे आप इधर? 1.5 इंटू 10। क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है बात? ये डन है? ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, देखते हैं आप लोग कितना आंसर देते हैं उसका। और एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, 1 unit of FG requires 6 hours of labor। Calculate cost per unit of FG if cost of labor is ₹5 per hour। एक घंटे का 5 रुपया मिल रहा है तो एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा? 30। सो cost per unit of FG is equals to 6 hours into ₹5 per hour, which is equals to ₹30 per hour। It will be ₹30 per hour। क्या ये समझ आया सबको? इजी? डन? चलो गुड। और एक एग्जांपल, one unit of FG requires 2.5 kg of raw material। If we have 5,000 kg of raw material, comma, how much finished goods can be produced? बोलो कितना बोलोगे आप लोग? हाउ मच फिनिश गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड? हाँ 2000। 2000 तो मैडम आपको आया 2000? आ गया तो वेरी गुड। फिर चलो सबको ही आ गया है बट फिर भी बता देता हूं मैं। फिनिश गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको ना हमेशा ना अभी जो सिखा रहा हूं ना ये बहुत सारे टॉपिक में काम आने वाला है। आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये बहुत सारे टॉपिक में काम आएगा कि कितना एफजी और कितना रॉ मटेरियल रेशियो। एक यूनिट एफजी के लिए 2.5 kg रॉ मटेरियल बराबर
सो 5000 kg के लिए कितना? तो 5000 kg इंटू 1 unit divided by 2.5 kg which is equals to समझ आ गया? लास्ट in 1 hour 2 units can be produced. If we have 1000 hours, how much FG can be produced? How much FG can be produced? बोलो मैडम, हमेशा सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। बराबर है आपका शिवराज। FG that can be produced एंड ट्रस्ट मी, ये जितना सिंपल मैंने एग्जांपल लिखा है ना, उतना ही तुम लोगों को ना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि लोग क्वेश्चन में आराम से पढ़ पढ़ के क्रैक करना है और एक साथ बहुत सारा चीज़ दिया होगा। एक एडजस्टमेंट और ये 1:2 वाला रेशियो नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर करना कैसे है, आपको बोलना है कि एक फिनिश गुड्स के लिए कितना आवर्स लग रहा है। सर 2 यूनिट के लिए 1 आवर। मैडम लिखने से पहले ना ज़्यादा समझ, देखो एक मिनट, 2 यूनिट के लिए 1 आवर, तो 1000 आवर के लिए कितना यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर इट विल बी 1000 आवर्स इंटू 2 यूनिट्स। समझ में आया क्या? एक मिनट, हाँ एक मिनट, रुपीज़ लिख दिया मैंने गलती से। इट विल बी 2000 आवर्स यूनिट्स। क्या कर रहे हैं और क्या कर रहा हूँ, यूनिट्स। चलो एक लास्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट। लास्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर कॉस्ट इज ₹10 per unit। labor rate is ₹4 per hour। नंबर ऑफ आवर्स कितना? नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा? बोलो नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा? चलो यस। सो यहाँ पर अभी कुछ लिखना नहीं, इधर देखो, एक मिनट देख लो। सो लेबर आवर्स फॉर 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर का रेट पर आवर। मतलब सर एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए ना, ये लेबर है, लेबर को 10 आवर्स लगता है। इधर है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
10 आवर्स लगता है, और वो एक एक घंटे का ना 5 रुपीज चार्ज करने वाला है। 10 आवर्स, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 आवर्स लगेगा, और एक एक घंटे का कितना चार्ज कर रहा है? 5 रुपीज पर आवर। तो टोटल एक पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कहना है इसे 50 रुपीज देने वाला हूँ। ये 50 कैसे आया? 10 इंटू 5, वॉट इज 10? लेबर आवर्स ना, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स फॉर वन फिनिश गुड्स इनटू लेबर रेट फॉर 1 आवर। इससे क्या मिल जाएगा मालूम है आपको? लेबर का कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, तो लेबर का आवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेबर का आवर्स विल बी ₹10 डिवाइडेड बाय ₹4। लिख लो ये प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, बहुत जगह काम आएगा ये आपको। ओके ग्रेट, हैंग हो गया, 1 मिनट। चलो अब ठीक है, क्वेश्चंस में आ जाओ आप लोग। एक मिनट, हाँ, पेज नंबर क्या चल रहा है? बोलो मैडम, उसको बताओ पेज नंबर कहाँ लिखा होता है। वेरी गुड मैडम, आपको पेज नंबर नहीं मालूम पड़ता है? चलो सो आप लोग आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। गिव दिस क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग। गिव दिस क्वेश्चन ऑफ 5 स्टार रेटिंग। अभी सुन लो, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी लिखना बिल्कुल नहीं, अभी आपको सिर्फ ये देखना है पूरा क्वेश्चन, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। एक्स लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट। एक्स लिमिटेड सप्लाई क्या कर रहा है? स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट्स। इट फैसिलिटेट्स एनी वन स्पेयर पार्ट्स, एनी वन स्पेयर पार्ट्स, एनी वन स्पेयर पार्ट्स। इसका मतलब कोई भी एक ही स्पेयर पार्ट बन पाएगा, कोई भी एक ही स्पेयर पार्ट बन पाएगा, या फिर पार्ट ए बन पाएगा या फिर पार्ट बी बन पाएगा। क्लियर? ओके, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। वो बोलता है कि मैं कोई भी एक बना सकता हूं, एनी वन, ए या फिर बी। अब यहां पर अपने को इंफॉर्मेशन दिया है पर यूनिट एलॉय लगेगा। सर एलॉय क्या होगा? रॉ मटेरियल। सेकेंड लगेगा मशीन टाइम पी का, थर्ड लगेगा मशीन टाइम क्यू का। एक एक यूनिट के लिए इतना इतना केजी लगने वाला है। तो पॉइंट में तो डरो मत, पॉइंट में देख के तो टेंशन लो मत, जो कॉन्सेप्ट सीखा ना बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, आंसर अपने आप आएगा। ओके, टारगेट प्राइस। सर ये टारगेट प्राइस क्या होता है? इतने में बेचने का मेरा टारगेट है, तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस, इतने में बेचने का प्लान है। टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल मतलब ये अपना लिमिटिंग फैक्टर है कि मेरे पास है ना मशीन पी है ना सिर्फ 4000 आवर्स ही चलेगा,
और मशीन क्यू है ना 4500 आवर्स चलेगा। एलॉय का अवेलेबल, एलॉय रॉ मटेरियल का भी यूसेज कितना है, सिर्फ 13,000। वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स विच विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि ये जो टोटल आवर्स अवेलेबल है मशीन पी का, मशीन पी से या फिर प्रोडक्ट ए बनेगा और प्रोडक्ट बी बनाऊंगा। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? आपके सामने एक मशीन है, ओके, वो मशीन का नाम क्या है? मशीन पी। वो मशीन से क्या बना सकते हो आप? पार्ट ए बना सकते हो और पार्ट बी। अच्छा, वो मशीन कितना चलेगा? 4000 आवर्स। मुझे बताओ, अगर 4000 आवर्स चलेगा और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पार्ट ए बनाना है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम कितना बना सकता हूं मैं? मैक्सिमम कितना बना सकता हूं मैं? मैक्सिमम कितना बना सकता हूं ये 4000 आवर्स में? मैक्सिमम कितना बना सकता हूं मैं? वेरी 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 गुड, 6666। सर कैसे मिल रहा है ये आपको? कैसे मिल रहा है? इधर देखो। ओ मैडम इधर देखो, नहीं समझा तो इधर देखो। पर यूनिट मतलब एक यूनिट ऑफ एफजी के लिए आपको 0.6 आवर्स लगता है। अब ये जो 4000 आवर्स है वो 0.6 के नीचे आ जाएगा। सो 4000 आवर्स में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। तो 4000 डिवाइडेड बाय 0.6। क्या ये समझ आया? सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला कितना बन पाएगा? अगर मुझे डिसाइड किया मैंने प्रोडक्ट बी बनाना है, प्रोडक्ट बी, पार्ट बी बनाना है, तो कितना बन पाएगा? 16,000। वेरी गुड। अभी तक देखते जाओ, आप लोग इधर देखते जाओ पहले इधर। वेल चलो, सबसे पहला मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कितने पार्ट्स में मैन्युफैक्चर कर सकता हूं? तो यहां पर देखते जाओ कितने पार्ट्स में मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। पार्ट बी, पार्ट ए। अगर मशीन पी को ध्यान में रखा जाए, मशीन पी को ध्यान में रखा जाए, सो आप यहां पर 4000 आवर्स डिवाइडेड बाय 0.6 आना, तो 6666 यूनिट्स बना सकते हो। एग्री? और यहां पर आप 4000 आवर्स में कितना है ये? 0.25 है। 16,000 यूनिट्स बना सकते हो। अच्छा, यही सवाल को मैं अगर वापस से घुमा के पूछूं तो मशीन पी अगर मुझे मुझे 16,000 यूनिट्स बनाना है प्रोडक्ट बी का, तो मशीन पी का टाइम कितना जाएगा? 4000 आवर्स। 4000 आवर्स समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली मशीन क्यू, मशीन क्यू अगर अगर यूज होगा तो प्रोडक्ट ए कितना बन पाएगा बताओ? 5000, 9000। और दूसरा वाला मैडम यू हैव टू कैलकुलेट इट। अमृता आपको कैलकुलेट करना है, तो इट्स 8181। वेरी गुड। ओ भाई साहब आपस कैलकुलेटर ही नहीं है क्या? सो यहां पर हो जाएगा आपका कितना आवर्स टोटल था मैक्सिमम? 4500 आवर्स डिवाइडेड बाय
एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर बार बार रिफर करने का जरूरत नहीं होगा, पेज नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 572, कितना है ये 4500, और ये है 0.5 0.55, 0.5 और 0.55, सो यहाँ पर 0.5 आवर्स और 0.55 आवर्स। क्लियर? तो 4500 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब 9000 यूनिट्स, और यहाँ पर 8181 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो इधर, सिर्फ इन दोनों का बात करते हैं। अब मुझे डिसाइड करना है, अब आप लोग बताओ, सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाना है तो कितना बनाना चाहिए आप लोग के हिसाब से? सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाना है, दिमाग लगाओ, कितना बनाना चाहिए? दो ऑप्शन है, 6666 कि 9000, कितना बनाना चाहिए? आप बोलते हो 9000। अब सुन लो कार्तिक, 9000, 9000, हाँ। ओ भाई साहब कितना? क्यों? वो बोलते 6666 बनाना चाहिए, क्यों? हाँ, कम यूनिट्स है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, समझा नहीं मुझे, कुछ भी बोलता है। सुन लो, आंसर इज 6666 बनाना चाहिए। अब सुनो, चलो मैं बोलता हूँ नहीं 666 नहीं 9000 बनाएंगे अगर, तो मुझे बताओ 9000 बनाने के लिए क्या मशीन पी का ताकत है? मशीन पी का ताकत है क्या 9000 बनाने का? मशीन पी का ताकत है तो 9000 बनाओगे कैसा? आपने डिसाइड तो कर लिया बनाना है, आपके सामने दो दिख रहा है क्या मशीन? दो मशीन दिख रहा है, हाँ। आपने को कितना बनाना है? 9000। आप जब मशीन पी में डालोगे ना तो उतना बना ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? उसका उतना कैपेसिटी नहीं, उसके पास उतना आरसी नहीं है। तो कितना बनाना चाहिए? 666। अभी वाइसा वर्सा देखते हैं, अगर मैं 6666 बना रहा हूं तो क्या मशीन पी बना पाएगा? मशीन पी बना पाएगा, हाँ। क्या मशीन क्यू बना पाएगा? सर उसका तो ताकत और ज्यादा है बनाने का। इसका मतलब क्या मालूम है? मशीन क्यू है ना थोड़ा अंडर यूटिलाइज होने वाला है, और मशीन पी पूरा यूटिलाइज होने वाला है। मशीन क्यू अंडर यूटिलाइज, मशीन पी फुल यूटिलाइज्ड। ये क्लियर? ओके। तीसरा जो लिमिटिंग फैक्टर था वो था आपका एलॉय का यूसेज। एलॉय 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 कितना है अपने पास? 13000। तो मुझे बताओ अगर मैं 13000 यूज करूंगा पूरा का पूरा प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, अगर 13000 यूज करूं पूरा का पूरा ए बनाने के लिए, तो कितना बना सकता हूं? 8125 1.6, दोनों 1.6 है, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 8125। सो यहां पर 13,000 kg into 1.6 kg, so 8125 units। यूनिट्स। क्या ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? क्या ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी। बोलो किसको डाउट है? सो वापस सुन लो, अगर मैं मशीन पी यूज करूं तो ए बनेगा 6666, मशीन क्यू यूज करूं तो ए बनेगा 9000, और एलॉय अगर एलॉय को ध्यान में रखा जाए तो कितना बना सकते हैं? अब आपको सवाल क्या पूछ रहा मालूम है? मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाना है, तो कितना बनाओ? मुझे ए बनाना है, कितना बनाओ? एक्सीलेंट, इस 6666। सर क्यों? क्योंकि आपके सामने आप इमेजिन करो दो मशीन है और आपके पास कुछ मटेरियल रखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपके सामने, क्लियर? अब दो मशीन है, दो मशीन, क्या ये 6666 क्वांटिटी मशीन ए या मशीन पी बना सकता है क्या? हाँ।
क्या मशीन क्यों बना सकता है इतना क्वांटिटी? हाँ सर, उसका तो ताकत ज्यादा है। क्या उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है आपके पास बनाने के लिए? ना बोलती है हाँ। आपको ये समझ में नहीं आया ये सब क्या निकाल रहे फिर? क्या उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है आपके पास? हाँ सर, रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, रॉ मटेरियल भी बचेगा, टेंशन मत लो। अब मान लो अगर मैंने 8125 बनाने का कोशिश किया, 8125 बनाने का कोशिश किया, तो चलो रॉ मटेरियल से शुरू करते। क्या रॉ मटेरियल है उतना अवेलेबल? हाँ। क्या मशीन क्यू का टाइम है उतना अवेलेबल? हाँ। क्या मशीन पी का टाइम है अवेलेबल उतना? नहीं। कंक्लूजन बोलू, विच एवर इज लोअर उतना ही प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा 6 यूनिट्स बना सकता हूं। और यहां पर विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर दिख रहा है आपको? 81 81 81 इज लोअर, वेरी गुड, बराबर। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज लोअर ऑफ ए बी एंड सी। पहले बोलो ये एकदम क्लियर हुआ क्या? पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, क्लियर? ओके। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर, एक काम करता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अच्छा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन ऑफ, चलो ना कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन। सो दो पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट बी और पार्ट ए। चलो 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 चलो, एकदम आसान। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कैसा मिलता है? सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। एग्री करते हो? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो मुझे बता दो आप लोग, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है प्रोडक्ट ए का? 145। वो टारगेट प्राइस लिखा हुआ था ना, एक मिनट में क्वेश्चन को यहां पर ले लेता हूं। 145। और प्रोडक्ट बी का, पार्ट बी का कितना था? 115। बोलो किसको डाउट है इसके अंदर? क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है? ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला तो रॉ मटेरियल, फिर लेबर, और कुछ वेरिएबल दिया रहेगा तो वेरिएबल भी देखेंगे। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल में हम लोग क्या बोलेंगे? एलॉय, बराबर है ना? सो आप लोग मुझे बताओ मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है एक यूनिट के लिए? मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है एक यूनिट के लिए? 12 पॉइंट, आप, ओ भाई साहब, मैं उम्मीद रखता हूं आप लोग तो, वेरी गुड। कैसे आया? तो मैडम 12.5 12.5 सब साथ में थोड़ी गाना गाना है, तो इट शुड बी 20। कैसे आया ये 20? इट इज 12.50 पर केजी। एक एक किलो 12.5 का मिल रहा है। और एक फिनिश गुड्स के लिए क्या एक ही रॉ मटेरियल लग रहा है क्या? ना, कितना लग रहा है? 1.6। सो लॉजिकली 12.5 इंटू 1.6 इट इज ₹20। और यहां पर भी आ जाएगा आपका ₹20। क्या ये समझ आ गया? आपको जो एग्जाम्पल में लिखा है ना, मैंने वही सब लिखा है कि पर यूनिट कैसा कैलकुलेट करते हैं। और तभी मैंने बोला था कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा एक एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई करके नहीं देंगे, अपने को पकड़ना है ये सब फिगर्स। 12.5 हमको ढूंढना है, 1.6 हमको ढूंढना है, क्लियर?
ओके चलो मशीन आवर्स का बात करते हैं, मशीन आवर्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज योर वेरिएबल ओवरहेड्स। इस वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा मशीन पी का। बताओ मशीन पी का कितना रहेगा? 6.25। ओके 48, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, गुड। तो इट विल बी ₹80 पर आवर, और यहां पर कितना समय लगता है? 0.6 आवर्स। सो ये हो जाएगा आपका ₹48। वेरी 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 गुड। नेक्स्ट वाला बताओ। 20। मैथ्स नहीं करना है, मैं बोलूँ ना कॉस्टिंग में ना, अभी अभी क्या मैथ्स कैसा कि सर ये लिया तो ये मल्टीप्लाई उसके बाजू वाला नंबर, लॉजिकली हर बार सोचना पड़ेगा आपको। सो इट विल बी ₹80 पर आवर इंटू 0.25 आवर्स, तो दिस विल बी ₹20। नेक्स्ट मशीन क्यू के लिए इट विल बी 100 इंटू कितना है इसका आवर्स? 0.5 आवर्स, तो ये कितना आ जाएगा? ₹50, और ये आ जाएगा 0.55 आवर्स, ₹55। सो आपको सेलिंग प्राइस भी मालूम पड़ गया, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम पड़ गया। आप माइनस कर लो, माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? पहला वाला आ रहा है आपको 27, और दूसरा वाला आपको आ रहा है 20। ये है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, एक मिनट, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी। मैं कितना पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं? पार्ट ए का ऊपर निकाला 6666, और नेक्स्ट का 8125, 6666 यूनिट्स, 8125 यूनिट्स। Therefore total contribution is 27 into 6666, which is 1,79,982, और सेकेंड वाला आएगा 1,62,500। ये इसका फाइनल आंसर है। सर ये कैसे मिला फाइनल आंसर? A इंटू बी करके मिला, A इंटू बी करके मिला। एक बार फिर से, सवाल क्या था मालूम है आपको? अब आपको ना थोड़ा सवाल भी समझेगा। अब मैं फिर से ये सिखा रहा हूं आपको। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स विच विल ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। जो आपका ऑफर्ड प्राइस है ना, टारगेट प्राइस, उसमें आपको कौन सा स्पेयर पार्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाके दे रहा है? बताओ हमको, आपको कौन सा स्पेयर पार्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाके दे रहा है, वो बताओ हमको। तो हमको चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा? इट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट यहां पर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, टोटल यूनिट्स भी नहीं दिया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नहीं दिया था। सो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उसने बोला कि हमारे पास रॉ मटेरियल का थोड़ा कमी है, हमारे पास मशीन पी का टाइम का कमी है, हमारे पास मशीन क्यू के टाइम का कमी है। सबके कमी के अनुसार हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो कैलकुलेट किया। विच एवर इज लोअर, फिर वो आइडेंटिफाई किया कि ये जो सबसे लीस्ट होगा ना उतना तो कर लो, ये लीस्ट वाला ना बाकी सारे कंडीशन पूरा कर देगा सबके। बट अगर आपने हायर वाला लिया ना तो जो लोअर वाला वो पूरा नहीं कर पाता है। ये क्लियर?
इसलिए हम लोग ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो ये एक हो गया। सेकंड हमने आइडेंटिफाई किया कि पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखने का, आपको रॉ मटेरियल का रेट दिया होगा, आपको लेबर के आर्स का रेट दिया होगा, पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आई रिपीट, आपको रॉ मटेरियल पर आर में पर केजी दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पर यूनिट। आपको लेबर का रेट दिया होगा पर आर, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर दो केजी के साथ, मल्टीप्लाई कर दो आर्स के साथ, रिस्पेक्टिव केजी रिस्पेक्टिव आर्स, तो पर यूनिट का मिल जाएगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया आपको, वो मिल गया। फिर आप डिसाइड कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो आप लोग बताओ क्या है कंक्लूजन आप लोगों के हिसाब से, क्या बोलोगे, कौन सा अपने को प्रोड्यूस करना चाहिए, पार्ट ए? क्योंकि मैं कोई भी एक बना सकता हूं, स्टार्टिंग में बोला था ना कोई भी एक, तो कौन सा बनाएंगे, एक, पार्ट ए। वेरी गुड। तो इधर देखो, स्पेयर पार्ट ए विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन। डाउट है कि क्लियर है? क्लियर, डन। सेकंड, सर सेकंड क्या है, और एक सवाल है इसके अंदर। अच्छा, किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि समझ गया एकदम अच्छे से? ओके। जनरली इट्स नॉट इजी, बट एटलीस्ट सिखाने के बाद समझ में आ गया कैसा करना है ये। सेकंड क्या बोला है, इफ y reduces the target price by 10%, ध्यान से, एकदम ध्यान से, y reduce the target price by 10% and offers 60 per hour of unutilized machine hours, calculate the total contribution। क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? लेकिन क्या सर सबका बोल रहे हैं कैलकुलेट करने ना? फ्रॉम द स्पेयर पार्ट्स आइडेंटिफाइड अबाउ, स्पेयर पार्ट्स आइडेंटिफाइड। सर कौन सा स्पेयर पार्ट्स आइडेंटिफाइड अबाव है, कौन सा स्पेयर पार्ट्स आइडेंटिफाइड अबाव है? पार्ट ए, यस। तो उन्होंने बोला कि भाई पार्ट ए का ही ना, मुझे बताओ वापस से नया कंट्रीब्यूशन क्या होगा। दो चेंजेस बता रहे, दो चेंजेस। सर कौन से दो चेंजेस है? एक ये चेंजेस है, दूसरा ये चेंजेस है। कल क्लियर? सुन लो, तो टारगेट प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। टारगेट प्राइस था कितना अभी? 145। इसका 10% इज 14.5। 14.5 से गिर जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? मैं वापस देखो, दो ऑप्शन है, 145 में -10% कर दूं और बाकी सब डेटा एज इट इज लिखो और कंट्रीब्यूशन निकालो, या फिर जो कंट्रीब्यूशन निकाला है ना उसमें से 14.5 को माइनस कर देता हूं, तो इजी पड़ेगा ना। तो 14.5 क्या करूंगा, 14.5 इंटू 6666 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कि इतने से मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने गिरा दिया। ये क्लियर है? ये क्लियर? क्लियर, ओके। सेकेंड, ये वाला थोड़ा समझने जैसा, इधर देखो, हम लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोलो ना बोलो ना, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? 6666, ओके। क्या आप देख पा रहे हो आपके सामने दो मशीन है, आपके सामने दो मशीन है। मुझे बताओ जब आप 6666 प्रोड्यूस करोगे, सो मशीन पी पूरा यूटिलाइज हो रहा है कि कम यूटिलाइज हो रहा है? पूरा। तो उसमें तो कोई आर्स बचने वाला है क्या? नहीं। लेकिन मशीन क्यू, उसका तो ताकत ज्यादा है ना, और हम लोग प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? तो सुन लो, एक अपने पास दूसरा पर्सन आया, उसने क्या बोला है, एक सप्लायर है, बोला कि यार आपका ये जो मशीन है ना बहुत अच्छा है, आप मुझे दोगे क्या भाड़े पे? भाड़े पे। मैंने बोला ठीक है, अब जितना भी मेरा समय यूज नहीं हो रहा है ना, ये आप यूज कर लो और मुझे ना 60 रुपीज दे देना 1 घंटे का, ये मशीन आप इस्तेमाल करो, और आप मुझे कितना दे देना, 60 रुपीज फॉर 1 आवर, 1 आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड। समझा कि नहीं समझा? सो अनयूटिलाइज 1 आवर। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल आवर्स कितना है क्यू का अवेलेबल? टोटल आवर्स कितना है क्यू का? 4500 आवर्स। वेरी 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 गुड। हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 6666। अगर मैं 6666 ही बनाऊंगा, सो मशीन क्यू का कितना समय चला जाएगा?
मशीन क्यू का कितना समय चला जाएगा? कितना? नहीं आवाज आ रहा है। 1 4? क्या बोल रहा है वो पता नहीं। किसी को नहीं आ रहा है? गलत है। मैं सिखाता हूँ, इधर देखो तुम लोग ना, मैं वही बोला ना, वहां पर वो एग्जाम्पल तक इजी लगा, अब तुम लोग को मुश्किल लग रहा है। एक मिनट, लेट मी, शिवराज आंसर वो, उम्मीद है वो राइट देगा। ओ शिवराज जल्दी, इतना टाइम लगा लिया मतलब नहीं आ रहा, इधर देखो। सुन लो, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए ना 0.5 आवर्स लगता है। तो आपको 6666 बनाने के लिए कितना, तो आंसर इज 3333 लगेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 0.5 आवर्स लगता है, जब मैं 6666 बना रहा हूं तो वो कितना टाइम खाएगा? 3333 डन। तो यहां पर देखते जाओ। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन फॉर पार्ट ए। रिवाइज कंट्रीब्यूशन फॉर पार्ट ए। आपका एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना था पार्ट ए का? 179,982, 179,982, 179,982। अब टारगेट प्राइस गिर गया तो उससे मेरा कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेस रिडक्शन इन प्राइस। सर कैसे आएगा ये वाला आंसर? आपका 145 का 10% करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 6666 यूनिट्स के साथ, तो 14.5 इंटू ट्रिपल 4 टाइम्स 6, तो 96,657 से क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। और दूसरा आपका जो अनयूटिलाइज आवर्स था, फिर से देख लो क्या सेंटेंस है, ₹60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आवर, अनयूटिलाइज मशीन आवर। एड compensation for unutilized machine hours। मैं आपको यहां पर है ना दोनों प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं, दोनों मशीन के लिए। तो सबसे पहला, आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो? यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज 6,666। एक मिनट, करेक्ट। अब हम पहला कैलकुलेट करते हैं मशीन मशीन पी। मशीन पी के पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितना था? टोटल आवर्स अवेलेबल कितना था? 4,000 आवर्स। 4,000 आवर्स। आवर्स अवेलेबल, सॉरी, आवर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस 6666 यूनिट्स। हाँ, 6666 यूनिट्स। कितना समय चला जाएगा इसके लिए?
कितना जाएगा, बोलो बोलो बोलो। बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मैंने आप लोगों को। तो कितना समय जाएगा, तो 6666 इंटू 0.6, तो पूरा यूज हो जाएगा वो। 6666 इंटू 0.6 विच इज, और अपने को मालूम था इसके पास कोई भी अनयूटिलाइज्ड आवर्स नहीं है, अनयूटिलाइज्ड आवर्स मशीन पी का नहीं है, वो तो पहले ही मालूम था ना, इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम है मशीन पी पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, जितना भी समय था पूरा यूज हो रहा है हम लोग का प्रोडक्शन के अंदर। अब बात करते हैं मशीन क्यू का, अब बात करते हैं मशीन क्यू का। टोटल आवर्स अवेलेबल, कितना आवर्स अवेलेबल था इसका, 4500 आवर्स। और इसका कितना समय चला गया, तो 6666 इंटू कितना टाइम था इसका, 0.5, 3333 आवर्स इस्तेमाल हो गया। 1167 आवर्स इसका अनयूटिलाइज्ड आवर्स है। compensation for 1 hour is ₹60, therefore टोटल जो कॉम्पनसेशन हमको मिलेगा ना 1167 आवर्स इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 1167 इंटू 60, तो इट्स 70,020। ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,79,982 और यहाँ पर वो माइनस कर दोगे और प्लस कर दोगे तो ये रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,53,345। ये हो जाएगा आपका रिवाइज्ड। फिर से जरा देखो इस क्वेश्चन को, पार्ट 2 को। एक मिनट में हैंग हो गया। ओके, यहां पर अपने को क्या बोला, फाइंड रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेयर पार्ट ए, और अपने को दो इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका टारगेट प्राइस कम हो जाएगा प्लस आपको ना 60 रुपीज मिलेगा जितना भी आपका मशीन का टाइम बच रहा है, तो टेंशन लो मत। अपने को मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग 6666 यूनिट्स बना रहे हैं, जहां पर दो मशीनें, मशीन पी और मशीन पी क्यू। मशीन पी का पूरा टाइम यूज हो रहा है और मशीन क्यू का अंडर यूटिलाइज हो रहा है। तो चैलेंज किधर लगा, चैलेंज सर ये लगा कि वो 6666 यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो कितना समय चला जाएगा। एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई रट नहीं सकते हो, लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको 0.6 आवर्स लगता है। सो 6666 कितना लगेगा, मल्टीप्लाई। और आपको नहीं समझता तो हमेशा ऐसा करके देखा करो, हमेशा ये वाला मेथड फॉलो करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं आज तक ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। एक यूनिट के लिए कितना आवर्स या एक यूनिट्स के लिए कितना केजी लग रहा है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करो, कभी गड़बड़ नहीं मिलेगा। ये डन। सो टारगेट प्राइस से हमारा कंट्रीब्यूशन गिरेगा और ये एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा है इससे कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। डन 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 डन। अब लिखो आप लोग ये पूरा, एक मिनट, चलो डन। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन सा क्वेश्चन किया आप लोग ने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। प्रॉफिट ऑफ आरजे लिमिटेड वर्क्स आउट टू बी 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 12.5% ऑफ, ये क्या है 12.5% प्रॉफिट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5%, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्या, हाँ, कितना है 4 lakhs।
तो 4 lakhs के साथ 50,000। चलो ये समझा सबको, 50,000 का प्रॉफिट है। सॉरी, द रेलेवेंट फिगर आर सेल्स दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज ज्वाइन द कंपनी रिसेंटली, एक नया सेल्स मैनेजर आया है कंपनी के अंदर, क्या बोल रहा है वो, ज्वाइन द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर अ प्रॉफिट ऑफ 23% ऑन, वो क्या बोलता है कि आपको प्रॉफिट है ना कितना मिल जाएगा, 20 ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नया पर्सन बोलता है कि आपसे सेल्स अपना बेचने का काम मेरा, प्रोडक्ट बेचने का काम मेरा। वो कंपनी सुनो, आपको ना मैं 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना प्रॉफिट लाके दे सकता हूं, विच इज 92,000। लेकिन मेरा कुछ बात सुनना होगा आपको। क्या बात सुनना होगा? उसने बोला प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बाय, मतलब मैं जो प्लान दे रहा हूं ना उससे सेल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझा? अच्छा, सेल क्वांटिटी बढ़ने से क्या क्या चेंज होने वाला है? सेल क्वांटिटी बढ़ने से क्या आपका ये जो सेल्स लिखा है ये चेंज होगा क्या? हाँ, ये चेंज होगा। सो ये भी आपका 10% से बढ़ेगा। वेरी वेरी गुड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम ये सब बात। आपका डायरेक्ट मटेरियल चेंज होगा क्या? आपका डायरेक्ट मटेरियल चेंज होगा क्या? आंसर इज यस, वेरी वेरी गुड, होगा। आपका डायरेक्ट मटेरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने इस पर क्वेश्चन भी किया है। तो ऐसा आप शॉकिंगली देखोगे तो मैं क्या ही बताऊँ भी इसमें। क्वांटिटी चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज होने से सेलिंग प्राइस भी, सेल्स वैल्यू भी चेंज होता है, दोनों चेंज होता है। या सेल क्वांटिटी चेंज होने की वजह से डायरेक्ट लेबर चेंज होता है? क्या हुआ, आप क्यों ऐसा क्वेश्चन मार्क हो? समझा है कि नहीं समझा है? वो पीवी इंक्रीज डिक्रीज वाला किया था, वो भी एक बार भी देख लोगे तो समझ जाएगा। तो वापस से, क्या आपका डायरेक्ट लेबर चेंज होता है? आंसर इज यस, चेंज होता है। क्या आपका वेरिएबल ओवरहेड चेंज होता है? आंसर इज यस, होता है। क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होगा? नहीं। ओके। साइमल्टेनियसली देयर इज अ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होने वाला है कितने का? 4% का। तो 4% से जो चेंज हो रहा है सेलिंग प्राइस में, क्या इससे सेल्स का वैल्यू चेंज होगा? आंसर इज हाँ। इसको जरा मैं बाजू में कर देता हूं। क्या इससे डायरेक्ट मटेरियल चेंज होगा? नहीं। क्या डायरेक्ट लेबर? नहीं। क्या वेरिएबल ओवरहेड्स? नहीं। एंड लास्टली क्या बोला है? ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन। ओवरऑल का मतलब और टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये 3 वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट रिडक्शन कितने से होगा? 2% से। तो -2%, सॉरी, ये 2% से क्या सेल्स गिरेगा? नहीं। क्या डायरेक्ट मटेरियल? हाँ। क्या डायरेक्ट लेबर? हाँ। क्या वेरिएबल ओवरहेड्स? हाँ। सर फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहा नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा ना? कैसे मिलेगा? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। क्या आपके पास सेल्स पता है? हाँ। क्या आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का पता है? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आपको प्रॉफिट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ बैलेंसिंग फिगर। एक बार फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया ना, तो आगे के लिए अपने को फिक्स्ड कॉस्ट में से भी माइनस करना पड़ेगा 2%। समझ गया? अब लास्टली फिर नया वाला प्रॉफिट निकालेंगे, और नया प्रॉफिट निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है ना सच बोलता है कि झूठ बोलता है, कि 92,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट फॉर, कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर, कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर, वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड और नॉट। तो कब अडॉप्ट करेंगे? अगर प्रॉफिट 92,000 आया तो, नहीं तो नहीं। क्लियर? डन? चलो लिखते साथ में।
575। अच्छा, ये सब मार्किंग जो भी है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब मार्किंग होना चाहिए, ये सब मार्किंग होना चाहिए यहाँ पर। ये जो भी, जैसा मैं मार्क करूंगा वैसा आपको भी करना है रीड, क्योंकि ये एक बार आदत डेवलप हो जाएगा ना तो इजी लगेगा। क्वेश्चन को अगर देखो, क्वेश्चन ऐसा रहेगा फ्रेश, भले आपने पढ़ के समझ लिया है, बट बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब क्वेश्चन को आपने इस तरीके से बना दिया पढ़ने के बाद, तो आपका दिमाग है ना अब यही सोचेगा, अच्छा सेल्स में 10% जोड़ना है, 4% को ऐड करना है, मटेरियल में ऐड करना है, लेस करना है। क्लियर? ओके, चलो देखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट ईयर, और यहां पर आ जाएगा करंट ईयर। सेल्स, यहां पर आ जाएगा सेल्स। सेल्स कितना है फर्स्ट में? 5 lakhs। राइट साइड का काम बाद में करते हैं, कि राइट साइड में हाथों हाथ कर लेते हैं, चलो हाथों हाथ कर लेते हैं इसका भी। अगर यहां पर सेल्स करंट में 5 लाख है, तो आगे जाके सर सेल्स कितना होगा? तो इधर देखो, 5 लाख प्लस 10% प्लस 4%, इतना इजी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 लाख। बोलो किसको डाउट है इसके अंदर? इजी। मैडम सुनो, बता, रोज 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 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना हुआ ना वो रिवाइज करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में क्या हो जाएगा मालूम है? ये सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। सब्जेक्ट नहीं, धीरे धीरे ना ये कोर्स ही टफ हो जाएगा। अगर आपने हाथों हाथ किया ना 15 मिनट ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप सोचोगे कि क्या 15 मिनट है, कल मैं आधा घंटा दे दूंगी ना, आज का 15 मिनट, कल का 15 मिनट, वो कभी नहीं हो पाएगा। एक बार आपने एक दिन का भी ये 15-20 मिनट्स को अगर ढकल दिया ना अगले दिन पे, ट्रस्ट मी, ये करने से ही हम लोग ये सब्जेक्ट को टफ बनाते हैं और कोर्स को टफ बनाते हैं। 15-20 मिनट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जितना होता है ना, क्या फ्रेश फ्रेश है। सोचो अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो किया है लॉय वाला, एक बार आप खुद भी वापस से जाके और प्रैक्टिस कैसा करने का, एक बार स्क्रिबल करने का रफ बुक पे, खुद एक बार करके चेक करने का कि बिना देखे मेरे को आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो डन, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से देख लो सोल्यूशन। बट अगर ये आदत बना लिया ना, तो ट्रस्ट मी, आपको जब टेस्ट होगा ना, तो आप कुछ कुछ घंटों में ही ना पूरे सम्स कर लोगे फटाफट फटाफट। बट अगर आपने सोचा ना कि बाद में, तो आपको नहीं याद आने वाला है वो एलॉय वाला क्वेश्चन में क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या क्या किया था। क्लियर? ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। चलो करते, टॉपिक के तरफ चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। सर एग्जिस्टिंग कितना था? एग्जिस्टिंग तो आसान है, 2,50,000 था। अब ये 2,50,000 में क्या हो रहा है? इस 2,50,000 में क्या हो रहा है सर? इसमें प्लस 10% माइनस 2%। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ये 10 और 2, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2,50,000 प्लस 10% माइनस 2%, तो ये कितना हो जाएगा? 2,69,500। डायरेक्ट लेबर 1 लाख का है। 1 लाख में प्लस 10% माइनस 2%, 1 लाख प्लस 10% माइनस 2%, तो ये कितना आ गया? ₹1,01,000
7,800. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स. एग्जिस्टिंग कितना है वेरिएबल ओवरहेड्स? 40,000. तो 40,000 प्लस 10% माइनस 2%. So it is 43,120. 43,120. तो 43,120 माइनस करोगे तो मिल जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन 1,10,000 और ये आ जाएगा 1,59,51,580. 1,51,580. लेस फिक्स्ड कॉस्ट आया. लेस फिक्स्ड कॉस्ट. सर ऐसा लाइन क्यों छोड़ दिया आपने, जगह क्यों छोड़ दिया? दो बैलेंसिंग फिगर होगा ये ना इसके लिए, और बाजू वाले के लिए सेम प्लस या माइनस जो भी करना होगा. क्लियर? ठीक है. यहां पर अपने को प्रॉफिट कैसा निकालना है वो दे दिया है. हम लोगों को प्रॉफिट कैसा आएगा वो दे दिया है. प्रॉफिट कैसा मिलेगा यहां पर हम लोगों को? रुपीस. यहां पर सब चीज लिखा हुआ है. 4 lakhs का 12.5%. 4 lakhs का 12.5% विच इज 50,000. सो बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा है हमारा 60,000. क्या ये समझ आ गया सबको? ठीक है. अब यहां पर कैनाई से इस 60,000 में आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो रहा है ना, तो -2% हो जाएगा. यस और नो? 60,000 -2%, 58,800. -1,51,580. अरे वाह, 92,000 का वादा किया था और 92,780 लाके दे रहा है. क्या करे? सेल्स मैनेजर का सुने कि नहीं सुने? सुनना चाहिए. करेक्ट. उसने क्या बोला था, कितना परसेंट लाके देगा? 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. और वो लाके कितना दे रहा है? ज्यादा लाके दे रहा है. तो परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हम लोग सेल्स का? चलो करके देखते हैं वो भी. प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 92,780 और कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 4 lakhs divided by 4 lakhs. तो 23.195% लाके दे रहा है वो. कंक्लूजन. Since profit of next year that is rupees 92,780 is more than 23% of capital employed, comma, hence the proposal of sales manager
can be adopted. Hence the proposal of sales manager can be adopted. क्या ये क्लियर हो चुका एकदम? समझ आ गया? इजी? चलो गुड, वेरी 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 गुड. चलो आपको मुझे ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझाना है अभी. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. 28. ओके सुनो ना, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 29. 26/11. सुन लो क्वेश्चन नंबर 29. क्या बोला है? कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट. लेकिन कब? विथ 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस में इंक्रीज है. ये नेट रियलाइजेशन दिख रहा है आपको? सबसे पहले ना क्लैरिटी ले लो. ये 2,10,000 वो भी इन, तो सर वापस से इतना फिगर नहीं, जरूरत ही नहीं है. सो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 1 लाख. याद है? 5,25,000 पर यूनिट. समझ गया कि बाउंसर गया? सो 5,25,000 पर यूनिट. तो ये पर यूनिट है, इसमें 10% ऐड कर दो तो नेक्स्ट ईयर का मिल जाएगा. क्लियर? डन 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 डन. ओके. और उन्होंने क्या बोला है? विद 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी गिरेगा, सेल्स यहां पर दिया हुआ है, तो बट क्या क्या गिरेगा? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आया ना, वेरिएबल गिर जाएगा. और फिक्स्ड कॉस्ट कैसा रहेगा? सेम. क्लियर? सेम रह जाएगा. चलो, वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट, मतलब कितना क्वांटिटी बेचना चाहिए टू अचीव द ओरिजिनल प्रॉफिट ऑफ आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट. सो अगर मटेरियल कॉस्ट में है ना मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूं, सो कितना क्वांटिटी बेचना चाहिए, तो एक्स करके फाइंड आउट कर लो वो भी. ठीक है, उसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ. इसको भी ले लो एज अ होमवर्क. इसको भी ले लो एज अ होमवर्क. अब ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर 40. सबसे पहला सवाल क्या पूछा है? ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी. ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. बराबर? ओके. जरा देखते हो ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या हमको? PVC Limited sold 55,000 units of the product at 375. Variable cost is 175. मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दिया हुआ है. मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया था, इग्नोर किया, वैसे इग्नोर कर दो. डन. फिक्स्ड कॉस्ट आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड अमाउंट्स टू 65 lakhs इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 lakhs. क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, मालूम है ये? ओके. सो हम लोगों को कैश ब्रेक इवन करने के टाइम पे कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेना पड़ेगा, माइनस कर देने का. लेकिन नॉर्मल ब्रेक इवन के टाइम पे पूरा 65 लेंगे न्यूमरेटर में. ओके. तो वापस है, क्या आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है? हाँ. क्या आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है? हाँ. आपको कंट्रीब्यूशन भी मिल गया 200 का. डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन सेल कैश ब्रेक इवन दोनों मिल जाएगा. सेकेंड सवाल, पीवी रेशियो 200 डिवाइड बाय 375 मिल गया. डन. तीसरा सवाल, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ EBIT. EBIT का मतलब है, चलो ओके अब ठीक. हाँ. सो ये EBIT ऑफ 5 लाख रुपीज क्या है? इट इज योर प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट सर? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट. प्रॉफिट स्लैश EBIT, ये मैंने आपको लिखा के दिया हुआ है. प्रॉफिट स्लैश EBIT, ये वो वाला EBIT है. तो आपको 5 लाख रुपीज, तो मतलब हम लोग को नॉर्मल क्वेश्चन करना है.
नॉर्मल मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, वापस से फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन, समझा कि नहीं समझा, क्लियर। फिक्स्ड कॉस्ट तो चलो मालूम है 65 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 5 लाख, समझा, ओके। अगला सवाल, कंप्यूट द सेल्स लेवल, कंप्यूट द सेल्स लेवल मतलब रुपीस में पूछ रहे सेल्स, ओके, और डिजायर्ड सेल्स पूछ रहे मतलब टू अचीव आफ्टर टैक्स इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 5 लाख। तो समझ जाना ये क्या है आपका प्रॉफिट आफ्टर, ये क्या है आपका प्रॉफिट आफ्टर, हमको इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो कैसा करे सर, 60% इज योर कॉर्पोरेट टैक्स, तो कैन आई से ये 5 लाख रुपीस कितना है मालूम है आपका 60%, तो 5 लाख को डिवाइड बाय 60% कर देना तो पॉइंट में आंसर आएगा, डरना नहीं। वो क्या हो जाएगा मालूम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का दूसरा नाम है डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट जो बोलते हैं ना हम लोग, इट इज बिफोर टैक्स, आई विल रिपीट, क्योंकि ऊपर वाला भी देखो बिफोर टैक्स था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ही डिजायर्ड प्रॉफिट। तो यहां पर भी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे मालूम है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है 65 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट विल बी, मैं करके दिखाता हूं आपको, 5 लाख डिवाइड बाय 60%, 83333, क्लियर, डिवाइडेड बाय पीवी, जो भी पीवी आया होगा ना आपको पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेट कर लेना, ये जमेगा करने, डन, प्लीज डू दिस एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 41 मुझे डिस्कस भी नहीं करना है, मतलब मैं श्योर हूं आप लोगों को आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 42 ये भी मुझे डिस्कस नहीं करना है, मतलब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ही डिस्कस करेंगे, आप लोग होमवर्क करके आओ, एक ही साथ डिस्कस करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई देना इसको, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स मिक्स देख के डर लगता है कि मालूम है क्या करना रहता है, मालूम है आप लोगों को, चलो लेट्स सी, तो ये भी आप लोग होमवर्क करना। अच्छा, कैश ब्रेक इवन और ब्रेक इवन देख के भी डर लगता है कि मालूम है, मालूम है, तो चलो वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गिव अ ट्राई। क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 57 भी जम जाएगा करने को, सिमिलर है, सिमिलर मैडम, इजी है। अच्छा नंबर भी सेम है, इज इट नंबर भी सेम है, हाँ, तो यहां पर लिख दो सेम एज क्वेश्चन, क्या वो 28, नहीं करने का जरूरत है आपको, हो गया ये क्वेश्चन, फिर हो गया फिर ये क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, ये अलग ही लेवल है एब्जॉर्प्शन वाला, वो 5 स्टार क्वेश्चन है, वो मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर, द एक्स्ट्रा यूनिट विच टू बी सोल्ड टू, नहीं ये भी मैं करवाता हूँ आपको, चलो आप लोग उतना कर लो, आप लोग उतना कर लेना, विल डिस्कस। और कुछ होमवर्क मिल सकता है नहीं, चलो बस दैट्स इट, ओके, थैंक यू।